आप उनसे समय लिया कि हम लोग भी आपसे बातचीत करें। तो आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत अनौपचारिक कार्यक्रम है, इसमें औपचारिकता का कोई स्थान नहीं है। आप हैं और आपके साहित्यकार हैं, वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात कीजिए और मैं बीच में से हटता हूँ। आज के कार्यक्रम का संचालन रेणु जुनेजा जी करेंगे। आइए रेणु जी। शुक्रिया नीरज जी। मित्रों, आज बेहद खुशी का दिन है। जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया, हमारे बीच उपस्थित हैं पंकज सुबीर जी। पंकज सुबीर जी अभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कल ही इनको एक अच्छा सा पुरस्कार जयपुर में मिला, इसीलिए यहाँ आए थे। इससे पहले इनके 4 उपन्यास आ चुके हैं और आप कथाकार भी हैं, गीत भी लिखते हैं। आपने एक फिल्म की वो भी लिखी है, पटकथा भी लिखी है और आप गज़लें भी बहुत अच्छी लिखते हैं। तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो आज आप सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं बुलाती हूँ पंकज जी को और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं अपने बड़े भाई नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हम पाठकों को एक साहित्यकार से मिलने का मौका दिया। मेरे सामने बहुत से लेखक और साहित्यकार भी बैठे हैं, उन सबको नमन करती हूँ। और सब कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं आज पंकज जी के नए उपन्यास रविंद्र सफर के 2य संस्करण के विमोचन से। विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ नंद भारद्वाज जी को। आइए आप। दूसरे साहित्यकार लोकेश जी को मैं बुलाना चाहूँगी, विमोचन के लिए यहाँ आए। तीसरे बड़े लेखक और साहित्यकार हमारे बीच में हैं दुर्गा प्रसाद जी। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी को मैं बुलाऊंगी और किताब के विमोचन में। मित्रों, मैं आपको बता दूं रुदादे सफर जो है एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील किताब है। मैं तो इसको जितनी बार पढ़ने पढ़ते उतनी बार रो के ही उठी और अंत में तो मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती। पर मैं आपको अंत पढ़ के ज़रूर बताऊंगी क्योंकि आप उसकी मर्म को समझ सकेंगे और हो सकता है अंत पढ़ते वक्त मैं दोबारा रोमांसी हो जाऊँ, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। और अब रुदादे सफर और पंकज जी से बात करने के लिए मैं आप सबके सामने हूँ। मैं पंकज जी से कुछ सवाल करूँगी साक्षात्कार के रूप में रुदादे सफर पे, आपके लेखन पे कुछ सवाल। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लेखन में कैसे आए? सभी को नमस्कार। मेरे लिए सचमुच बड़ा अवसर है कि इतने जयपुर की प्रतिष्ठित साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों, कर्मियों, फिल्म प्रेमियों, एक शहर में मुट्ठी भर ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी शहर को जिंदा रखते हैं, जो किसी शहर को बनाते हैं। और शायद उन सब के सामने मैं आज बैठा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। साहित्यकार कैसे बना या लेखक कैसे बना, ये तो कोई कैसे बताए कि परेशान क्यों है। बस ये है कि पढ़ने का शौक था तो लेखक बन गया। घर में पढ़ने का बहुत माहौल था, मम्मी पापा को दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था। जब मुझे पुष्किन अवार्ड पिछले दिनों मिला तो नई दुनिया ने एक कवर स्टोरी लगाई थी और पिछावर जहाँ मैं रहता था, एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ के हॉकर की एक स्टोरी थी। उसने एक बिल दिया था लगभग 40 साल पुराना, 35 साल पुराना। मेरे पापा को बड़े डॉक्टर साहब कहते थे वहाँ। तो उसमें था कि बड़े डॉक्टर साहब के यहाँ पर जितनी भी देश में जो भी पत्रिकाएं आती हैं वो सब पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह की पत्रिका। तो उस लिस्ट में ही करीब करीब उस दौर में बहुत पत्रिकाएं निकलती थी। 40 पत्रिकाएं थी जो हमारे घर आती थी महीने में। और सारे समाचार पत्र मेरी माताजी गुलशन नंदा रानू को पढ़ने की बहुत शौकीन। मैंने उनको किताबों कोर्स की किताबों में रख रख के पढ़ा, क्योंकि गुलशन नंदा को पढ़ने का मतलब होता था कि लड़का प्रेम में बिगड़ेगा, नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो बस वो यही होता है कि आप किसी को अफीम की लत लगाने के लिए उसको थोड़ी सी अफीम चटानी पड़ती है अपने पैसे से।
फिर वो अपने पैसे से खुद चाटने लग जाता है। तो मेरा भी वही हुआ कि मम्मी पापा से छुप छुप के किताबें पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते कहीं ऐसा लगा कि वो सब मेरे अंदर भी चल रहा है और शायद मैं भी लिख सकता हूँ, और बस लिखना शुरू हो गया। सर, ये आपका लेखन आपका पहला ही प्लान था या आपका भी प्लान था? क्योंकि आज ए और बी प्लान की बात बहुत करते हैं बच्चे, तो यंग बच्चों के भी मैं ये सवाल पूछती हूँ। लेखन तो कभी प्लान से हो भी नहीं सकता। अगर आप प्लान करके लिख रहे हैं तो आप एक अच्छा मकान बना सकते हैं, एक अच्छी दुकान बना सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन प्लान करके अगर आप लेखन करने बैठेंगे तो शायद और सब कुछ दुनिया के काम हो सकते हैं, लेखन तो नहीं हो सकता। कबीर ने कहा है कि जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ। यहाँ तो जेब से पैसा लगता है और अपना समय लगता है, जो समय में व्यापार को शायद दे सकता था तो व्यापार थोड़ा और बढ़ जाता, वो सब में लेखन में लगाता हूँ। तो ये मेरा कोई प्लान नहीं है, ये तो बस ये है कि शायद अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक ज़रिया है। और मेरा प्लान है, मेरे ऑफिस के स्टाफ लोग संभालते हैं, जो कि मेरा व्यवसाय है, तो यहाँ तो मैं बस हूँ क्योंकि मुझे होना था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप रोजगार के लिए कोई व्यवसाय करें? तो करना पड़ेगा, लेखन से किसका घर चला। मैं अगला सवाल अपने लिए भी और कुछ युवा साथियों के लिए भी, और शायद कुछ पुराने साथी भी जानना चाहते हैं, मगर कभी पूछते ना हो कि आप प्रतिदिन लिखते हैं बैठ के, या कभी आपका मन आ जाता है तो आप लिख लेते हैं? प्रतिदिन तो यहाँ लक्ष्मी शर्मा जी बैठी हैं, रजनी गोलवाल जी बैठी हैं, बड़ी लेखक हैं। प्रतिदिन तो लिखा ही नहीं जा सकता, प्रतिदिन पढ़ा जा सकता है। मैं पढ़ता प्रतिदिन हूँ, वो मेरी एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि मुझे रोज़ पढ़ना है। लिखना तो ऐसा है कि कोई विषय होता है जो मुझे बेचैन कर देता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई विषय मुझसे कह रहा है कि अब मुझे लिख डालो, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं, तब लिखता हूँ। जैसे ये रुदादे सफ़र मेरी लिस्ट में नहीं था, इस उपन्यास को मैं लिखने नहीं वाला था अभी। इस उपन्यास पर बाद में काम करना था, लेकिन इससे पहले एक उपन्यास, एक पॉलिटिकल थ्रिलर था जो कि मध्य प्रदेश में जो 14 दिन का ड्रामा चला और सरकार गिरी और एक और नई सरकार आई, उस पर एक पॉलिटिकल थ्रिलर लिख रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा लेखन जो है वो एक ही तरह का हो रहा है पूरा, तो उसको चेंज करने के लिए मैंने फिर ऐसा ये रुदादे सफ़र लिख डाला। तो कोई प्लानिंग नहीं होती लिखने की, या रोज़ लिखना है वो ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर ने कोई पर्चा नहीं लिखा है कि एक कहानी सुबह, एक दोपहर और एक शाम को लिखी जाए। जब आप कहानी अपने आप को लिखवा देगी तो बहुत अच्छी बनेगी, जब आप उसको लिखोगे तो बहुत ख़राब बनेगी। तो इसका मतलब आप पाठक बहुत अच्छे हैं जी। और तो आपका सबसे पसंदीदा लेखक कौन है? रेणु है मेरे, मुझे रेणु बहुत पसंद है और रेणु का लिखा हुआ सब कुछ बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूँ कि कभी रसप्रिया जैसी कोई कहानी लिख पाऊँ। अगर वो वैसी कोई कहानी लिख पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने लिख दिया कुछ। अभी तो जो मैंने लिखा है वो कुछ नहीं समझूंगा। आप जी अभी बाद में हम क्वेश्चन मेरा करेंगे, इसके बाद हम इसके बाद क्वेश्चन लेंगे। मैंने आपकी किताबों की सूची देखी, उसमें आप उपन्यास भी लिख रहे हैं, कहानी भी लिख रहे हैं, व्यंग भी लिख रहे हैं, कविता भी लिख रहे हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। तो ये आपने जो ट्विस्ट था लेखन का, ये इमीडिएटली होता गया या आपने चाहकर इसको बदला? नहीं, मैंने शुरुआत व्यंग से की थी। जब मैंने लिखना शुरू किया तो व्यंग से मुझे शरद जोशी बहुत पसंद रहे हमेशा से, और शरद जोशी को मैंने पूरा पढ़ा है। हरिशंकर परसाई जी की तुलना में मैं शरद जोशी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक वैसे जैसे प्रेमचंद की तुलना में मैं रेणु को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये अपनी अपनी पसंद होती है। पर व्यंग में मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी कि नीरज गोस्वामी जी ने मुझे 3 किताबें दे दी, वो पाकिस्तानी लेखक मुश्ताक अहमद यूसुफ की। मैंने उन्हें पढ़ा तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों लिखता हूँ व्यंग। ये जो यूसुफी साहब ने जो लिख दिया है, ऐसा एक पंक्ति भी तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो फिर मैंने व्यंग लिखना बंद कर दिया। बाकी गज़लें मेरा शौक़ है तो गज़लें इसलिए मैं कह लेता हूँ, तो कहानी उपन्यास तो मुझे पसंद है। अब आप 3 भागों में बंटे, व्यवसाय, लेखन और आपका परिवार, तो इसमें आप कैसे सामंजस्य बिठाते? मैं तो नहीं बिठाता, परिवार मेरे साथ बिठाता। ये अच्छी बात है, अगर लेखन को परिवार का सहयोग मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। अब हम आते हैं आपकी नई पुस्तक के दूसरे संस्करण में, रुदादे सफ़र पे, जिसमें आपने कमाल की किताब लिखी है। पहले तो मैं उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और शायद
से बहुत मिलती है, इसलिए मुझे बहुत ही पसंद आई। जब मैं इस किताब को उठाया और मैंने जब इसका पहला पन्ना ही पढ़ा था, तो मैंने फिर से आपका बायोडेटा पीछे जाकर पढ़ा कि ये कोई एनाटॉमी का प्रोफेसर तो नहीं लिख रहा। पहले पन्ने में ही एनाटॉमी का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मतलब बच्चे जब मेडिकल लेते हैं तो सबसे पहले उसी से डरते हैं, तो आपने उसको इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा संवेदनशील उसके और उसको इतना रोचक बनाया केमिस्ट्री ने कि मतलब मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती किताब को। तो ये कैसे हुआ? मतलब असल में शोध करके लिखना तो मेरी आदत है, और मेरे पिछले उपन्यास भी अगर आपने देखे होंगे तो सब शोध के बाद लिखे गए हैं। जब मैंने पहला उपन्यास लिखा था जो ज्ञानपीठ से आया था, ये वो शहर तो नहीं, उस समय कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कुछ IAS अफसर रहे हो क्या, या इस फील्ड में रहे हो क्या। एक्चुअली में वो सब इसलिए होता है क्योंकि हम शोध करके जब लिखते हैं तो वो सारा हमारे लेखन में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है एनाटॉमी से मेरा कोई दूर दूर तक का देना नहीं है। विज्ञान का छात्र रहा हूँ, मैंने MSc केमिस्ट्री से की है, डॉक्टर भी बनना चाहता था, PhD भी दी है, लेकिन उसके बाद एनाटॉमी से कोई वो नहीं रहा। लेकिन हाँ, जिन डॉक्टरों से मैंने संपर्क किया इस उपन्यास को लिखने के लिए, उन डॉक्टरों ने बहुत भरपूर सहयोग मुझे दिया, और उन्होंने किसी स्टूडेंट की तरह मुझे बैठा कर एक एक चीज़ समझाई कि ऐसा होता है। पर मेरे उस्ताद जो पत्रकारिता के होते थे वो हमेशा मुझसे कहते थे कि शोध का मतलब ये होता है कि आप किसी विषय पर जानकारी एकत्र कर रहे हो, लेकिन जब आप उस जानकारी को, वो जो सामने हांडी चढ़ा दी है व्यंजन बनाने के लिए, तो उसमें पूरी जानकारी नहीं डालनी है, उसका फ्लेवर डालना है आपको। तो मैंने वही कोशिश की कि मेरे सारे शोध का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और दुर्गा प्रसाद जी ने उस उपन्यास को पसंद किया, तो मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था कि मुझे ISO 9001 मिल चुका है जयपुर से इस उपन्यास के लिए। तो शुक्रिया, आपने 3-4 बार उस पर पोस्ट लगाई है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जब लिख रहा था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये जो एनाटॉमी है और ये अंग्रेज़ी में इतनी शब्दावली चल रही है, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना करे पाठक को। लेकिन अब जब सब पसंद मेरा सवाल यही था जी। कि वो जो एनाटॉमी की जो वोकैबुलरी है वो कितनी खूबसूरती से आपने लिखी है, जैसे एनाटॉमी का स्टूडेंट लिख रहा हो, तो उसमें आपको बहुत शायद तकलीफ हुई होगी, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी मुझे भी एक वर्ड को 2-3 बार पढ़ना पड़ता था। इसमें कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे कैडावर होता है, कैडावर मतलब जो जिस पर काम करते हैं, हम जब देहदान कर देते हैं तो हमारा शरीर एनाटॉमी के बच्चों को मिल जाता है, शरीर पर उस शरीर को वहाँ कैडावर कहते हैं। और उस शरीर को बचाए रखने के लिए जो उसके अंदर फॉर्मेलिन डाला जाता है, पूरा ब्लड निकाल देते हैं, उसकी जगह फॉर्मेलिन भर देते हैं, वो उसको एम्बॉल्मिंग कहते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया था ताकि थोड़ा मुश्किल ना हो। हाँ, आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। तो मेरा सवाल ये था कि आपने वो डिस्क्रिप्शन लिख लिया होगा पहले और उसके बाद लिखा, या आपने उसको इतना आत्मसात कर लिया कि लिखते वक्त अपने आप में? नहीं, जैसे मैंने एक जगह रेहाना से कहलवाया है अर्चना को कि आपने अपनी एम्बॉल्मिंग कर ली है, आपने अपने अंदर से जीवन रस निकाल दिया है और उसकी जगह फॉर्मेलिन भर लिया है। बहुत अच्छा। हमने से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज़िंदगी का रस खत्म हो जाता है, तो वो कैडावर ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। जिस रोज आप ज़िंदगी जीना बंद कर देते हैं, उस दिन आपकी देह का दान हो चुका होता है, फिर आप कैडावर की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये चीज़ भी मैं इस कहानी में स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से आपने उसको establish किया, बहुत अच्छा establish किया। और अब जो तीसरी बात मुझे बहुत चमत्कृत करती है, किताबों में, उपन्यासों में हम मुहावरे भी पढ़ते हैं, लोकोक्तियाँ भी पढ़ते हैं और किसी की घटना का भी पढ़ते हैं, परंतु ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि आप बातचीत में गज़ल कह रहे हैं या गज़ल सुना रहे हैं या किसी सेंटेंस की शुरुआत ही गज़ल से कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कृत करती है। ये बहुत अच्छी और मुझे बहुत रोचक लगी। एक साइंस का स्टूडेंट और स्पेशली एक डॉक्टर, पिता भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, जब वो बात करते हैं तो वो इस तरह से बात करते हैं। ये आपके दिमाग में कैसे आया और आप इसको कैसे कर पाए? असल में हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जब हमारे घर में मेरे पापा को संगीत का बहुत शौक, तो हमारे घर में जब हम लोगों ने आंखें खोली तो वो रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था फिलिप्स का, और वो बजता रहता था दिन भर। फिर वो जब हटा तो उसकी दुकान में फिर टेप रिकॉर्डर आया, कैसेट्स आए। मेरे पर्सनल कैसेट कलेक्शन में अभी भी 1000 कैसेट का एक कलेक्शन बना रखा है, वो घर पे सुरक्षित रखा हुआ है।
पर उसको बजाने के लिए टेप रिकॉर्डर नहीं है। रिकॉर्ड्स मेरे पास 100-150 रखे हुए हैं। तो संगीत तो हम लोग जो अब 50 के आसपास या 50 को पार करके 60 की तरफ बढ़ रहे लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में संगीत बहुत अच्छे से घुला हुआ था। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रस थे जो दुर्भाग्य से हमारी बाद की पीढ़ी को नहीं मिले, और जो अब जो पीढ़ी सामने आ रही है वो तो उसके पास तो कोई रस नहीं है। उसके पास एक मोबाइल है जो उसके शरीर का सारा रस चूस रहा है। तो हमारे पास वो रस थे तो हमारी रचनाओं में मिल रहे हैं, उनके पास नहीं है तो शायद उनके पास नहीं है। इस किताब की जितनी भी मैंने समीक्षा या जो भी पढ़ा उसमें ज़्यादातर ये कहा गया कि ये पिता और पुत्री के संबंध पे है, वो तो है। पिता पुत्री का इतना खुला संवाद किताब में होना, और 4 ही मेजर कैरेक्टर इसमें 4 ही हैं, वो बहुत अच्छा है। पर इसके साथ आपने बहुत से नए जो समाज में बदलाव हो रहे हैं उन पर भी बहुत सारा अच्छा विवरण दिया है। जैसे आपने एक जगह पति पत्नी के रिश्ते पे लिखा है कि ये पारिवारिक जीवन जो है वो ये हमारा असहमति और सहमति का है, पर आप उसको ऐसे भी तो बदलते परिवेश में स्थापित कर सकते थे। मेरा अपना सोचना है कि सहमति और असहमति में पहले एक पक्ष दब जाता था और आजकल शायद दूसरा पक्ष भी कहीं कहीं दबने लगा है, तो हम दोनों को पैरेलल आप क्यों नहीं चलाए आपने? नहीं, असल में मैंने घरों में एक बड़ी समस्या देखी। मैंने पिछली कहानी लिखी थी, वो वनमाली कथा में छपी थी। वो कहानी एक मनोरोगी की कहानी थी, तो उसके लिए मुझे मानसिक एक चिकित्सक के पास बहुत सेटिंग करनी पड़ी, बहुत सारी जानकारियाँ लेनी पड़ी। तो उसने मुझे बहुत कुछ ऐसी सूचनाएं दी जिन सूचनाओं से मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था। हम लोग परिवार में पति पत्नी के बीच में जब कुछ भी मतभेद होता है, 2 लोग हैं, दोनों अलग अलग परिवारों के हैं, तो मतभेद होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब एबनॉर्मल है। अगर असहमति है तभी वो नॉर्मल कहलाया जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के हैं, जिनके ऊपर इसका बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। और उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम उसके पास आने वाली ज़्यादातर लड़कियां जो 12, 13, 14, 15 साल की जो बच्चियां मनोरोग का शिकार होकर आती थी, उनमें से ज़्यादातर के मन में एक भय होता था कि उसके माता पिता अलग हो जाएंगे किसी दिन। लगभग 99% बच्चियों के अंदर यही भय था, और उस भय के पीछे कारण यह था कि मम्मी पापा लड़ लेते हैं अक्सर। तो वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि उन बच्चियों को ये समझाया जाए कि ये असहमतियाँ चलती हैं जीवन में, और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दिन अलग हो जाएंगे। तो वो इसीलिए मैंने विशेष तौर से वो अध्याय रखा। और एक आपने बहुत अच्छी संस्था को, जिससे मैं भी बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग उसी संस्था के बैठे हुए हैं, हम लोग भी उस संस्था के बारे में बात नहीं करते। हम हमेशा यही होते हैं कि PRO में तैयार देते होता है, पर आपने इस संस्था को अपने उपन्यास में 2, 3, 4 बार बहुत अच्छे से उजागर किया है। उसकी पब्लिसिटी की भूख को भी बहुत चरम पे पहुँचाया है, देदान की उसको भी बहुत अच्छे से आपने उसको किया है। तो ये जनसंपर्क की संकल्पना आपको वहाँ बैठ के कैसे आई? हमको यहाँ काम करते हुए क्यों नहीं आई? एक्चुअली मैं पत्रकार रहा हूँ। मैं करीब 10-12 साल 15 साल मैंने पत्रकारिता की है, और जनसंपर्क के साथ बहुत पत्रकारिता की है। और जनसंपर्क विभाग का एक काला पक्ष मेरे पहले उपन्यास ये वो शहर तो नहीं में दिखता है कि वो किस तरह से पत्रकारों को मैनेज करता है, किस तरह से कलेक्टर के पक्ष में पत्रकारों को लामबंद करता है। तो जनसंपर्क तो एक पत्रकार के लिए जनसंपर्क सीधे संपर्क का माध्यम होता है। तो पत्रकारिता मेरे साथ अभी भी चलती है, हालांकि मैंने छोड़ दी है, पर मेरे उपन्यासों मैं आपको इसकी बहुत बधाई देती हूँ कि आपने एक ऐसी संस्था को उजागर किया जिसको हम लोग नहीं कर सकते। बहुत अच्छी पहल, और ये बल्कि नए बच्चों को और भी उत्साहित करे PR में जाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत कई घबराते हैं, अरे बंद हो जाएगा, अरे ये करना पड़ेगा। तो हम इससे, मैंने कम से कम उससे बहुत बड़ी खुशी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, पर सुन के लगता था, पर अब आपको पढ़ने के बाद लगा कि अब मैं कहीं ना कहीं इसको जरूर अच्छा। और अब मेरे आखिरी क्वेश्चन हैं कुछ। डॉक्टर राम भार्गव और अर्चना का रिलेशनशिप आपने जिस तरह पिता पुत्री का बताया, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही खुला और बहुत ही नए विचारों वाला, वो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और मैंने तो उसको जिया भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। परंतु राम भार्गव का उस बच्ची को उस जगह पे अकेले छोड़ के जाना, वो मुझे नहीं भाया। वो वहाँ पे घर पे रहकर भी वो कर सकते थे जो उन्होंने आश्रम
साथ मेरा जो रिलेशन है वो लगभग ऐसा ही है। मैं जब घर में पत्नी से या मेरी माँ, जब मुझसे हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं, तो माँ कहती हैं कि बच्चियों पर नज़र रखो ये। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने 14 साल या 15 साल की उम्र में प्रेम किया था, शायद 15 साल का। तो मेरी बच्ची अगर 18 में कर रही तो क्या बुराई है? मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा जी लिया, उसको क्यों रोकूं मैं? संतोष आनंद ने कहा है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। तो मैंने अपनी कहानियाँ बना ली, लेकिन अपने बच्चों को रोक रहा हूँ कि नहीं, तू अपनी कहानियाँ नहीं बनाएगा, तेरे लिए ये निषेध है। तो मुझे हमेशा से लगता रहा, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मेरी बच्ची अगर किसी से प्रेम करे तो करे ना, ये उसका उम्र है, वो आज ही तो प्रेम करेगी। हम अपने बच्चों, ये आपने उपन्यास में भी कहीं लिखा, मैंने इसीलिए लिखा है कि हम अपने बच्चों से उस उम्र में प्रेम करने को कहते हैं जब प्रेम के मामले में वो दिवालिया हो चुके हैं। ये हम हिंदुस्तानी समाज है कि हम बिल्कुल हम मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर से प्रेम खत्म हो चुका है। देखिए, जब आप पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे ना, आप आजकल के बच्चों को अगर देखेंगे, जो जिसके पास, जिसकी जिंदगी में पैसा आ गया, उसके जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, किसी भी हालत में नहीं रहेगा। और जब आप 16 साल, रजनीश ने कहा है कि 16 साल की उम्र प्रेम करने के लिए सबसे अच्छी उम्र होती है। तो उस 16 साल से लेकर अब हम शादियां कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, पूरे 14 साल उनको रोकते हैं कि आप प्रेम मत करो, आप प्रेम मत करो, आप प्रेम मत करो। फिर 30 साल की उम्र में अचानक उन्हें धकेल के कह देते हैं अब इसके साथ प्रेम करो। तो ये एक तरह से ऐसा है कि उनके जीवन में प्रेम जब सबसे कोमल अवस्था में होता है, जब उस प्रेम में किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है, तब हम उन्हें रोकते हैं। और जब प्रेम में बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, तब हम कहते हैं कि प्रेम करो। तो मैं अपनी बच्चियों से कभी नहीं रोकता, ना कभी कुछ कहता। मुझे लगता है कि ठीक है, एक दायरे के साथ अगर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो राम भार्गव बहुत सारी चीज़ें मेरी ही कहते हैं। जी, मैंने कई रिव्यू लिखते वक्त, एक बार क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने कई बार ये हुआ, आपने बेटी से ऐसा क्यों कहा, फिर दोबारा उसको सुधारा। तो ये तो थे मेरे सवाल, पर अंत में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि इसका आखिरी जो पत्र है वो पिता की क्या जैसे ही आपका एक उत्तर रह गया मेरे पास। आपने कहा राम भार्गव क्यों छोड़कर चले गए। हाँ, सॉरी, असल में वो एक बिंदु ऐसा था कि जहाँ राम भार्गव अर्चना पर बार बार दबाव डाल रहे थे कि तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। पर चूंकि पत्नी की डेथ हो चुकी थी और अर्चना नहीं चाह रही थी कि वो बार-बार ये कह रही थी कि कोई मेरे जैसा मिलेगा तो मैं करूँ। तो राम भार्गव को कहीं ऐसा लगने लगा था कि मेरा अतिरिक्त जो बोझ है या मेरी जो लाइबिलिटीज़ है या मेरा जो दायित्व है, उसके कारण अर्चना अपनी ज़िंदगी से नहीं जुड़ रही है, वो अपनी ज़िंदगी की तरफ नहीं दौड़ पा रही है। तो इसलिए वो चाहते थे कि मैं बीच में से हट जाऊँ। नहीं, पर जब उसको परवीन गर्ग अपने सोच का कलेक्टर मिलता है तो उसका झुकाव आपने दिखाया है उसमें। अर्चना का तो नहीं है झुकाव, पर रेहाना एक कपोल कथा जैसी है जो रेहाना गढ़ रही है, लेकिन अर्चना के अंदर से कोई झुकाव नहीं है अभी भी। और वो झुकाव अगर मैं दिखा देता तो उपन्यास ही खत्म हो जाता है। मेरा उपन्यास कुछ और था। इसमें जो लास्ट इसका चैप्टर है, चैप्टर 19, मैं इसकी पूरी विवेचना तो नहीं पढ़ूंगी, इसकी एक चिट्ठी जरूर मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी ताकि आपको इसका मर्म, इसकी संवेदनशीलता और पिता पुत्री का रिश्ता और समाज सब दिखेगा। इसमें एक्चुअल में अंत में क्या होता है कि अंत मत बताइएगा, देहदान के लिए एक बॉडी आती है, उसकी सारी तैयारी कलेक्टर साहब कराते हैं, वो भी आप संस्था का भी पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें, और एक खत है जो साथ साथ चलता है। अगर आप कहें तो पढ़ो, नहीं तो आप सब पढ़ के मजा लेंगे। पढ़ने का मजा खत्म ठीक है, इसको मैं छोड़ देती हूँ आपके भावना के लिए, आपकी भावुकता और आपकी संवेदनशीलता के लिए। आप इसको खुद पढ़िए और इसका मजा लीजिए। अब आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहे तो। पंकज जी, अभी आपने जो बात कही अनायास लेखक बन जाने वाली, वहाँ मैं थोड़ा सा अटक रहा था, मेरे समझने में शायद कुछ कमी रही हो, तो मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। आप लेखक सोचकर न बने, ये तो बात मेरे गले उतरती है।
लेकिन खासतौर से फिक्शन कोई सोचकर नहीं लिखेगा, ये बात थोड़ा कम गले उतरती है। और खासतौर से इस उपन्यास पर अभी जो चर्चा हो रही थी और अभी जो चर्चा हो रही थी और जिन दोस्तों ने इस उपन्यास को पढ़ा है उनको भी लगता होगा कि ये उपन्यास बहुत प्लान करके लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई विचार आ गए आप धड़ाधड़ उसको लिखने लग गए। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन मुझे लगता है जैसे शुरू में वो जो पॉलिटिशियन वाला प्रसंग और अंत वाला प्रसंग, ये सब बहुत योजनाबद्ध रूप से बहुत सोच कर लिखे गए हैं। और एक जब कोई बड़ा उपन्यास आप लिखने लगते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए केवल रिसर्च ही नहीं, वो कहानी किन किन मोड़ों पड़ावों से गुजरेगी और कहाँ पहुँचेगी, ये रोड में शायद लेखक के मन में होता होगा। मैं फिक्शन लेखक नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन एक लेखक के मन के भीतर मैं झांकना चाहता हूँ और मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या एक पूरी योजना लेखक के मन में होती है। फिर थोड़ा बहुत आप उस योजना से इधर उधर हो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पिता पुत्री के संबंध आपको इस उपन्यास में लाने हैं तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि योजना के तहत ही हुई होगी। और इसमें लज्जित होने की भी कोई बात मुझे नहीं लगती है। जब आप एक कृति लिखते हैं और पाठक से उसका पूरा ध्यान चाहते हैं तो पाठक भी आपसे उम्मीद करता है कि आप पूरी तैयारी के साथ उसे उसके सामने रखेंगे, जैसा कि इस उपन्यास को पढ़ते वक्त मुझे बराबर लगता है। अभी मेडिकल टर्मिनोलॉजी की आपने बात की, वो मुझे भी चकित करती है और मैं बहुत बार ये महसूस करता हूँ कि हिंदी कथा साहित्य में लोग इतनी मेहनत सामान्यतया नहीं करते। एक तो मेरे बड़ा चिरपरिचित और जाना पहचाना क्षेत्र चुनते हैं, दाम्पत्य संबंध, मध्यम वर्ग की दिक्कतें, गरीबी, पिता वो परिवार के थोड़ी बहुत रणनीतियाँ, तो वो बड़ा आसान होता है। जो हमारी दोस्त की जिंदगी होती है उसमें कुछ नया बताने को नहीं होता है। लेकिन आप एकदम ऐसे फील्ड में ले जाते हैं जो हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। बल्कि मुझे इस उपन्यास को पढ़ते हुए बड़ा मजा ये आया कि शुरू में जब कैडेवर शब्द आया तो शायद 3-4 पन्नों तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि वो क्या है, और मैं भी बार बार देख रहा हूँ कि आगे है क्या वाला। और ये बड़ी अच्छी डिवाइस है कि आप अगर शुरू में पहले ही वाक्य में बता देंगे तो मजा क्या आएगा। थोड़ा तो पाठक को भी आप परेशान कीजिए, तो वो आप बराबर करते हैं। और इसी तरह से उसका जो अंत होता है वो अंत मुझे लगता है कि बहुत आपको एकदम से निस्तब्ध वो छोड़ जाता है। ये बिना तैयारी के हुआ है क्या? शायद मेरे कहने में थोड़ा सा हो रहा होगा। असल में ये इस उपन्यास का विषय, मेरी बेटी जब मेडिकल कॉलेज में गई 2019 में, पहले दिन जब गई तो फर्स्ट ईयर के छात्रों को सबसे पहले एनाटॉमी में जाना पड़ता है, सबसे पहले डिसेक्शन करना पड़ता है। सामने बॉडी पड़ी होती है ह्यूमन और आप काटिए से। तो मेरी बेटी जब छुट्टियों में घर आई तो उसने मुझसे मैंने पूछा कि तूने बॉडी को देखकर डरी तो नहीं, तो वो थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप है, उसने कहा नहीं काहे का डरना। तो फिर उसने मुझसे कहा कि वो अंकल की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ रही है। तो वो उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक एकदम डिस्टर्ब कर दिया और मुझे लगा कि इस लड़की के मन में उस बॉडी के लिए अभी इतनी रिस्पेक्ट है कि उसको अंकल कह रही है, उसे बॉडी या डर नहीं कह रही। तो वहाँ से इस उपन्यास का जैसे बीज पड़ गया था 2019 में, जब मैं जुर्मेश पे नाश्ता लेकर बस बाहर गया। तो तब से इसकी योजना भी बन रही थी, इस पर काम भी चल रहा था और इसको लेकर एनाटॉमी के विभाग में जाना, वहाँ से जानकारी लेना, वहाँ जो शव रखे होते हैं वहाँ तक जाना, उनको देखना। तो पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा था। बस थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं उस कहानी को कैसे लेकर जाना है और कहाँ तक पहुँचाना है, वो थोड़ा सा उस पर काम कर रहा था। वो एक पॉलिटिकल थ्रिलर मुझे लिखना था, वो भी बीच में साथ दोनों चल रहे थे, पर पहले उसे लिखना था। काम दोनों पर चल रहा था, लेकिन इस पर शोध ज़्यादा हुआ है, काम भी ज़्यादा हुआ है। इस पर मेरी डायरियाँ भरी पड़ी हैं, 3-4 डायरियाँ नोटिंग में भरी पड़ी हैं। और एक रेहाना का कैरेक्टर जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होकर बाद में आता है, वो कैरेक्टर के लिए बस बहुत संक्षिप्त में इसलिए बताना चाहूँगा। उस कैरेक्टर को लेकर बार बार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस आपकी हर कहानी में एक मुस्लिम कैरेक्टर क्यों आ जाता है। तो मैंने पहले भी कहीं उत्तर दिया, यहाँ भी यही कहूँगा कि 1947 15 अगस्त को जो मुसलमान यहाँ छूट गए थे, उन्होंने इस देश को अपना मान लिया था, इसलिए वो यहाँ रह गए थे। जो एक धार्मिक देश में जाना चाहते थे वो चले गए थे सीमा पार करके।
जो यहाँ छूट गए हैं उनको अपनी साहित्य में लेकर आना अब एक लेखक की जिम्मेदारी हो गई है कि हम उन्हें बताएं कि तुम हमारे लिए हो। तो मेरी कहानियों में मुस्लिम पात्र आता है और आता रहेगा जब तक, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बहुत सारी घृणाएं फैल रही हैं, बहुत सारी नफरतें फैल रही हैं, तब तक वो मेरे उपन्यास में, मेरी कहानियों में आता रहेगा। वो लोग जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में इस देश को अपना मान लिया था, मैं उन्हें अपने उपन्यास और कहानियों से बताता रहूँगा कि हम भी अपना मानते हैं, चिंता मत करिए। रिहाना के कैरेक्टर में मैं आपने बहुत बखूबी उसी से कराया आपसे वैसे मैंने अभी गुजारे सफ़र पूरा नहीं पढ़ा है, इसलिए उस पर तो क्या कहूँ, लेकिन जितना पढ़ा है मुझे लगा कि पंकज उसमें मैंने इस पर नाश्ता भी पढ़ा और तारीफ भी की, बहुत अच्छा है, नोबल भंडारी भी पढ़ा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पिता पुत्री संबंधों को पंकज जो देख रहे हैं वो पुरुष की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। मतलब इस किताब में जितना मैंने पढ़ा है मुझे लग रहा है कि ये इसने पता नहीं कैसे काया प्रवेश किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्त्री ही पिता पुत्री के संबंधों को देख रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, और जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो बहुत माफ़ी के साथ दुर्गा प्रसाद सर की बात को का मैं जवाब दे रही हूँ पंकज की जगह, कि लेखक के पास कोई टर्नरी नहीं होती, कितना भी हम प्रयास कर लेंगे। मेरा इतना बड़ा अनुभव है स्वर्ग का अंतिम उतार को लेकर, पात्र काबू से बाहर हो गए, घटनाएं काबू से बाहर हो गई, यद्यपि ये हम सब जानते हैं कि वो लेखक के सबकॉन्शियस में ही बैठा होता है, लेकिन पात्र संरचना और रचना प्रक्रिया की प्रवृत्ति, ये दोनों चीज़ें एमफिल में चाहे पढ़ी होंगी, मैंने पात्र संरचना पर काम किया है, लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती है सर कि हम ये नियम बना के ये मैंने कथा सोच ली है तो ये ही होगा। कथा सोची भी नहीं जाती, एक बीज वाक्य आता है, एक बीज वाक्य आता है, और उसके बाद में किसी ने अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र पढ़ा हो, बेहद अच्छा उपन्यास है। उपन्यास के भीतर उपन्यास कैसे चलता है, तो वो कहता है एक जगह कैसे होते हैं पात्र जो हाथ से निकल जाते हैं। लक्ष्मी को मैं कहाँ लाना चाहता था और लक्ष्मी नारायण सिन्हा बन के अमेरिका पहुँच गया। तो कथा निर्माण में, कथा के विकास और उसके बाद में उसके समाहार के लिए कोई इटरनरी नहीं होती है। और पंकज को तो बहुत सारा धन्यवाद। जो आपने कहा महिला होकर लिखा है, मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाँ, मैंने स्त्री होकर लिखा, मैं पिता होकर नहीं लिखना चाहता था, मैं बेटी होकर लिखना चाहता था कि मैं बेटी बनकर इस उपन्यास को लिखूँ, क्योंकि पिता होकर लिखने में वो इमोशंस नहीं आ रहे थे जो कि इस उपन्यास का बहुत ज़रूरी एलिमेंट था। और नीरज जी को कल मैं बता रहा था कि इसके दुष्परिणाम मुझे भुगतने पड़े हैं। मैं एक मनोचिकित्सक के पास में 2 बार की सेटिंग ले चुका हूँ और ये उपन्यास मुझे अंदर से बहुत परेशान किए हुए। और वो जब मैं उसके साथ मनोचिकित्सक के साथ चर्चा कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि वो पात्र आपको अंदर से निकालना पड़ेगा, वो पात्र आपके अंदर बहुत स्थिर होकर बैठ गया है। तो फिर उन्होंने कुछ योग के और कुछ दूसरी क्रियाएं बताई, तो अब मैं कुछ वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुआ हूँ। लेकिन हाँ, ये उपन्यास मैंने अर्चना बनकर ही लिखा था, क्योंकि उपन्यास वही बनकर लिखा जा सकता था। पंकज जी, सवाल तो नहीं है, मौका है पंकज हमारे बीच में है, और मेरी दृष्टि में पंकज के 2 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी चर्चा में खास उसका हवाला आया नहीं है। एक तो दिनेश की जो उपन्यास था, और दूसरा है अकाल में उत्सव। ये दोनों उपन्यास अपनी तरह के, मतलब हिंदी में अलग तरह के उपन्यास हैं। ऐसे उपन्यास आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेंगे। मेरी जिज्ञासा है और मुझे लगता है कि ये ज़रूरत भी है कि इन उपन्यासों के लिखे जाने के पीछे की पृष्ठभूमि और वो बेसिक इंस्टिंक्ट क्या थी जिन्होंने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया, और उसके माध्यम से क्या कहना आपने चाहा है
हालांकि उनके बारे में मैं अपनी बात बहुत विस्तार से कह चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई अलग से कोई जिज्ञासा नहीं रखता हूँ, लेकिन सबकी जानकारी के लिए मैं चाहता था कि उनकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताएं। अकाल महोत्सव उपन्यास मध्य प्रदेश में किसानों की जो आत्महत्या होती है उस पर केंद्रित उपन्यास था। और मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिता का पक्ष भी किसान रहा है, मेरे माँ का पक्ष भी किसान रहा है। माँ का जो पक्ष रहा है, नाना नानी, वो बहुत गरीब किसान रहे। मैंने अपनी आँखों से अपने नाना जी को हल में जुतते हुए देखा है, बैल नहीं थे तो हल में जुतते हुए देखा, और बहुत पैर पूरे फटे हुए। और मैं तो चूँकि डॉक्टर का बेटा था तो छुट्टियों में जाता था, तो मैं वो देखता था उनको, तो मुझे लगता था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन खेतों पर लगे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो कर्जा चढ़ा है उस कर्जे का 1 रुपया भी कम नहीं हो रहा है। पूरा अनाज आता है, घर में बिक जाता है, कर्जा चुका देते हैं, वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। कई ऐसे किसानों के घर में गया जिनके घर में 10-10 गायें बंधी हैं, लेकिन उनके घर के बच्चे दूध नहीं पी पाते, क्योंकि दूध सारा कर्जा उतारने में चला जाता है। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत बहुत डिस्टर्ब करती रहीं। पर और मैं मुख्यमंत्री के ज़िले से आता हूँ। सीहोर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ज़िला है, जहाँ एक साथ बहुत सारे किसानों ने बीच में आत्महत्याएँ की। और जब भी कोई आत्महत्या होती थी तो कलेक्टर, हमारे वहाँ तो बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है, यहाँ पता नहीं राजस्थान में क्या व्यवस्था है, लेकिन वहाँ तो माई बाप होता है। तो उस कलेक्टर की जिम्मेदारी होती थी कि वो जो भी किसान ने आत्महत्या की है, क्योंकि उसके पीछे न्यूज़ चलेगी कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसान ने आत्महत्या की, तो उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो उस गांव में जाए और किसी तरह से सिद्ध करे कि किसान ने खेती के कारण आत्महत्या नहीं की, आइदर उसकी पत्नी का कोई गलत संबंध था या उसके बेटे ने कुछ कर दिया था। वो पूरे 2 दिन रुककर उस स्टोरी को प्लांट करते हैं कलेक्टर वहाँ पर, और मुख्यमंत्री को उससे बाहर निकालते हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी पत्नी बच्चे ने थी, इसके कारण उसने आत्महत्या कर दी। मैं जब पत्रकारिता करता था तो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक कलेक्टर एक किसान की पत्नी से बैठा हुआ एक ही बात कह रहा था कि मीडिया वाले आने वाले उनसे कहना कि राम प्रसाद तो पागल था, राम प्रसाद तो पागल था, वो तो पागल था। उस एक घटना ने मुझे इतना डिस्टर्ब करके रखा कि मैं 2-3 साल तक उस पर काम करता रहा, और फिर मुझे लगा कि अब इसे लिख देना चाहिए। तो मेरे शुरुआत के दोनों उपन्यासों में कलेक्टर बहुत बड़ा खलनायक है, अकाल महोत्सव में भी खलनायक है। हमारे दौर में सबसे बड़ा खलनायक अगर कोई है तो कलेक्टर ही है, और प्रशासनिक व्यवस्था ही है जिसने हमें आज़ाद नहीं होना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जो कहते थे कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो रहा है, ये जो ICS है जो बाद में IAS के रूप में सामने आ रही है, इसको भी खत्म कर दो, क्योंकि अंग्रेज़ों के पैटर्न को आगे लागू करेंगे। तो आज अगर आप देखें तो लगभग वही व्यवस्था है। तो वो एक छोटी सी घटना थी जिसमें वो पत्नी बैठी है और उस कलेक्टर सामने कुर्सी पर बैठकर कह रहा है कि तुम बोलना, मीडिया वाले आ रहे हैं कि तुम्हारा पति तो पागल था, क्योंकि उसको एस्टैब्लिश करना था कि मुख्यमंत्री के जिले में किसान ने फसल के नुकसान के कारण आत्महत्या नहीं करी है, तो पागल था इसलिए उसने आत्महत्या करी। अकाल महोत्सव वहीं से जन्म लेता है। उसमें संजीव के फांस और मधु काकड़िया का जो धरती सांझ का सूरज है, उससे मिला के बात करूँ मेरा बिल्कुल अलग है। फांस उपन्यास जो है वो धरती सांझ का सूरज मैंने अभी नहीं पढ़ा है। फांस उपन्यास में असल में आंकड़े बहुत ज़्यादा है, उसमें शोध बहुत ज़्यादा है। मेरे इसमें कमला और राम प्रसाद का प्रेम भी है। वो जो 60 के आसपास जो किसान पहुंच रहा है, वो अभी भी कहीं दावत में जाता है तो अपनी पत्नी के लिए अपने अंगोछे में समोसे बांध लाता है कि मैंने तो खा लिए लेकिन पत्नी को खिलाऊंगा। तो मेरे इसमें प्रेम भी है, अकाल महोत्सव में प्रेम है, लेकिन अंत में उसकी आत्महत्या भी है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस उपन्यास में आखिरी में उसकी आत्महत्या मत करो, तो मैंने कहा कि नहीं, उपन्यास किसानों की आत्महत्या पर है, किसान नहीं मरेगा तो ये उपन्यास कहीं नहीं पहुंचेगा। क्योंकि किसान, मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी ने मुझसे पूछा कि आपने बहुत नेगेटिव कर दिया, तो मैंने कहा पॉजिटिव कर दिए जी, किसानों का मरना बंद कर दीजिए, हम लोग पॉजिटिव लिखना शुरू करते हैं। और जुर्म इश्क एक छोटी सी घटना थी। आप जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, मेरे ऑफिस में शहरयार अहमद खान जो है, मेरा बच्चा ही है, मेरा बेटा ही है, वो जो शिवना प्रकाशन पूरा संभालता है। मुझे कहीं जाना था, हम लोग पुस्तक मेले में आना था। पुस्तक मेले से एक दिन पहले उन लोगों का एक छोटा सा गांव है,
शहर से बाहर की तरफ, जो मुस्लिम आबादी है। उस गांव को अचानक बजरंग दल ने घेर लिया कि इस गांव में आग लगा दे। मैं पत्रकारिता करता हूँ, शहर में थोड़ा बहुत मान सम्मान दी, उसके बावजूद मेरे अंदर छटपटाहट थी, मैं बचा नहीं पा रहा था उस गाँव को। मैं बैठा था, सोच रहा था, अपने पुलिस ऑफिसर्स जितने भी परिचित थे सबको फ़ोन कर रहा था, कलेक्टर संयोग से परिचित थे, लेखक थे, उनको फ़ोन कर रहा था। लेकिन वो आग इतनी बड़ी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं उस परिवार को नहीं बचा पाऊँगा। उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसकी पत्नी को दर्द होना शुरू हो गया था और पत्थर चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि आज अगर वो घर जल गया तो मैं भी खत्म हो जाऊँगा, मेरे पास इतने भी बचाने का कुछ नहीं बचेगा। पर शायद बचना था सब कुछ। सही समय पर भोपाल से पुलिस आ गई, व्यवस्था आ गई और वो गांव बच गया। तो उस बचने को इस एक कहानी में लाना चाहता था। और मैं एक्चुअल में हम सब दंगे को, सांप्रदायिक दंगे को हम लोग बहुत सीधा कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, जबकि हर दंगे के पीछे कोई दूसरा कारण होता है। हर दंगे के पीछे मैं चूँकि भोपाल के इलाके में रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से 6 या 7 अच्छे खासे दंगे देखे। मेरा शहर 2 बार पूरा जल चुका है। और किसी भी दंगे में हिंदू मुस्लिम की सीधी लड़ाई का कोई कारण नहीं था। किसी संपत्ति में कब्जा था, किसी दुकान को खाली करवाना था, कुछ भी ऐसा कारण था। एक दंगा ऐसा हुआ जिसमें एक कोई लड़का था, मुस्लिम लड़का था, उसका हिंदू किसी लड़की से प्रेम था, और उस लड़के को कहीं घेर के मार डाला गया, दंगा हो गया। दंगा नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि जिन लोगों ने मार डाला था उन लोगों के ऊपर पुलिस केस लग गए थे, तो उन्होंने फिर हिंदू ताकतों को इकट्ठा कर लिया और दंगा करवा दिया। एक और मेरे जानने में ऐसी घटना हुई थी कि एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, उसके घर जो काम करता था उसके उस घर में ही कुछ ऐसे संबंध बन गए थे कि उसने उसको मरवा दिया। उसको मरवाने के बाद में फिर उसको ऐसा लगा कि दंगा नहीं हो रहा है, तो उसने मस्जिद में सूअर कटवा के फेंकवा दिया, मंदिर के अंदर गंदगी फेंकवा दी, उसमें दंगा हो गया। तो मुझे लगता है कि हमको ये समझने की ज़रूरत है कि दंगा होता नहीं है, दंगा पूरी योजना के साथ करवाया जाता है और दंगा करवाने वालों को पता होता है कि दंगा कैसे करवाया जाएगा। तो जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज़ था, मैं लिखना चाहता था एक ऐसी कहानी जिसमें मैं बता सकूं कि दंगे होते कैसे हैं। इसका जो पूर्व पहले वाला हिस्सा है, जिसमें यरूशलेम से लेकर के पूरी सारी जो धार्मिक अंतर संबंधों को आपने व्याख्यायित किया, उस शोध के बारे में थोड़ा बताइए। असल में मैंने इसके लिए सबसे ज़्यादा पढ़ा था। जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज़ था के लिए मैंने करीब दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ जितने भी हो सकते थे, जो PDF में मिले उन्हें PDF में पढ़ा, जो वैसे मिल गए वो मैंने वैसे पढ़ा। यहूदियों का पढ़ा मैंने, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, फिर नया वाला पढ़ा, फिर जो पारसियों का जो है वो मैंने पढ़ा, हिंदुओं का सारा पढ़ा, कुरान को कई बार पढ़ा। मैं केवल एक सूत्र तलाशना चाहता था कि जहाँ पर एक बात मिल जाए कि दूसरा धर्म खराब है, उसे खत्म कर दो, और वो कहीं नहीं मिलता है। और उस कहानी को मैं इसीलिए लाना चाहता था। कई सारी कथाएं ऐसी मैं इसमें लाने की कोशिश मैंने की है। जैसे हमारे यहाँ पर एक राजा मोरध्वज की कहानी है कि राजा मोरध्वज के सामने भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि अपना कुछ बलिदान दो। तो उन्होंने कहा क्या दूंगा, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चे की गर्दन काटो, दोनों पति पत्नी मिलकर। तो वो आंखों पे पट्टी बांधकर दोनों पति पत्नी आरी से बच्चे का गर्दन काटने लगे और अचानक बच्चा हट गया, उसके इधर भेड़ आ गया, भेड़ की गर्दन कट गई। अब ये कहानी तो इब्राहिम की कहानी है, जो कि यहूदियों के पास भी है, इस्लाम के पास भी है, बाइबल में भी है। तो मैं केवल ये बताना चाहता था कि आपके पास कहानियाँ एक ही हैं, उनके स्रोत भी एक ही हैं। आपके बहुत सारे देवता ग्रीक में मिलते हैं, बहुत सारे रोम में मिलते हैं, और वैसे के वैसे 3 देवताएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब मिला जुला है। अब ये तो हमारे सोचने का विषय है, ये तो हम कहते हैं ना, हमारे पास जो कुछ भी है वो हम उसको सबसे पुराना कहेंगे, लेकिन जो दूसरी कहानियां हैं वो भी पुरानी। तो बस मैं ये बताना चाहता था कि सब एक है, कहीं कोई भिन्नता नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि ये सब जो सूत्र हैं सब कहीं एक जगह से आ रहे हैं, और वो ताकत कहीं एक ही बैठी है जो संचालित कर रही है।
उसी तक पहुंचने की सारी कवायदें हैं। बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया। और कोई मित्र है जो सवाल पूछना चाहता है? चौथमल माट साहब की बात कर रहा था जी। उसका बैकग्राउंड बताइए तो हमारे मित्रों को कोई आप मदद मिलेगी। चौथमल माट साहब मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दी है। कई सारे लेखक, जैसे भोपाल में एक लेखिका है इंदिरा दांगी, वो मुझे पंकज सुधीर नहीं बुलाती, चौथमल माट साहब ही बुलाते हैं। और उस कहानी ने मुझे सबसे ज़्यादा यश दिया। और उस पात्र से जब आप मिलेंगे तो दुर्भाग्य से 1-1.5 साल पहले उनके निधन हो गया। आप उनसे मिलेंगे तो आप कभी सोच नहीं सकते कि ये कहानी इसकी हो सकती है। इतना विनम्र व्यक्ति और इतना अनुशासित व्यक्ति, वो अगर आपको किसी जंगल में मिल गए जहाँ पर 50 किलोमीटर तक कोई दुकान तो क्या कुछ भी नहीं है, तो भी वो हाथ जोड़ के आपसे जरूर कहेंगे कि चाय पी लीजिए। कहाँ से पिलाएंगे ये उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो, मैंने कई बार पूछा कि यहाँ कहाँ से पिला दोगे, तो कहते नहीं, मैं जब पूछना तो पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति इतना, और ये कहानी का जो पूरा एसेंस था, ये उन्होंने खुद मुझे सुनाया। उन्होंने खुद सुनाया। इस कहानी को कोई खुद नहीं सुनाया कभी भी। वो कितना ईमानदार आदमी था कि उसने खुद सुनाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और उसने पूरी रात मुझसे गुड़ की भेलियाँ ढुलवाई। और वो कहानी कुछ नहीं है, वो स्कूल घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, और वहाँ काम करते हुए वो इतने विनम्र हैं कि पूरा गाँव उनको बहुत इज्जत देने लग जाता है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो कि होती हैं उनके लिए, तो वो एक स्त्री के पर थोड़ा सा मोहित हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि उस स्त्री को भी कुछ काम है जो कि उन्हें उसी रात उनसे करवाने हैं। तो बारिश आ रही है, वो खेत पर गुड़ की ढेलियाँ पड़ी हुई हैं, उसके घर में कोई नहीं है, तो वो उसको वहाँ से ढुलवा कर घर तक लानी है। तो वो थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा देती है उनका, और पूरी रात उनसे काम करवाती है। सुबह हो जाती है, वो अपने घर चले जाते हैं। कहानी बहुत इतनी सी थी, लेकिन उसको लिखने में चूँकि उनसे परमिशन ले लेकर लिखना था कि मैं आपको ऐसा बता दूँ, क्योंकि सामान्य जैसा बता रहा हूँ उसमें मेरा काम चलेगा नहीं। तो वो उस कहानी को लिखने का, वो असल में किसी फिल्म में एक शब्द आया था, निर्मल आनंद। वो कहानी निर्मल आनंद की कहानी है। उसको साहित्यिक और इन सब नज़रिए से पढ़ोगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, पर वो केवल निर्मल आनंद की कहानी है, उसे पढ़िए और उसका आनंद लीजिए। तो चौथमल माट साहब मेरे रचे हुए जो बहुत अच्छे कुछ पात्र हैं, मुझे लगता है उसमें सबसे ऊपर चौथमल माट साहब। अब आपको जयपुर में भी चौथमल माट साहब मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही आपसे बात करता है। हाँ मुझे पता है, आप ही ने मुझे जरूर किया। लोग कहने भी लगे चौथमल माट साहब। हम अपनी साहित्यिक वार्ताओं में बातचीत करते हैं कि आजकल जो है लेखक अपने मोहल्ले से भी नहीं जुड़ा हुआ, पर आज हमें बहुत खुशी हुई कि एक मोहल्ले, अपने शहर से जुड़ा हुआ लेखक हमारे बीच में है। इस बात के लिए बहुत, चौथमल के लिए बहुत शुभकामनाएं। और आप और कोई है? दीपक जी चाहिए? दुर्वेश करने वाले बहुत पुराने बुजुर्गों से हूँ मैं। 4 साल की उम्र में मैंने विश किया था, आपने 16 बताई, तुमने बहुत जल्दी, और आज तक चल रहा है उसी बाल से का पत्ती से। आपकी किताब में एक बहुत अच्छी लाइन थी जो रामेश्वर की पत्नी उससे कहती है कि बंद दिमाग वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। मुझे दिक्कत ये लगती है कि आजकल जितने भी बड़े लेखक, और आप क्योंकि न केवल नीरज के कारण मैं आपको जानने लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छे, क्योंकि मैं कई सालों से एक किताब जरूर पढ़ता हूँ हर हफ्ते, और ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे इस दोस्त ने आपसे परिचय करवाया किताब के थ्रू। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप और मेरे में बहुत कुछ समानता है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके साहित्य जगत के जितने भी बड़े लेखक हैं, उन्होंने बिल्कुल अब जो बंद दिमाग वाले लोगों में है उनसे बात करनी बंद कर रखी? ये कब तक चलेगा? और क्या बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्यों यहाँ ऐसा हो रहा है कि सब बड़े बड़े लेखक जो है वो अपनी अपनी दुकानें खोल के तो बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो गलत हो रहा है उसको गलत कहने में उनकी हिम्मत नहीं होती।
आपका प्रश्न सच में बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं पिछले 3-4 साल से फेसबुक पर बहुत तीखा लिखता रहा हूँ, नीरज जी गवाह हैं। बहुत कड़वा भी लिखता रहा हूँ, बहुत तीखा भी लिखता रहा हूँ। एक गज़ल के कारण मेरा फेसबुक ब्लॉक हुआ था 30 दिन की 20 दिन पहले। असल में हो क्या रहा है कि पहले बहस ऐसी होती थी कि हम कुछ कहते थे, उधर से उत्तर आते थे, हम कुछ कहते थे, उधर से उत्तर आते थे। अब हम इधर से कुछ कहते हैं, उधर से व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप का ज्ञान आता है। व्हाट्सएप पर जो पूरे दिन हम हमारे जो बहुत देश का 90% आदमी इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके पास जो ज्ञान है उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप बंद दरवाजे में सर कितना खोलोगे। उसने एक स्थापना दे दी कि ये उसके पास व्हाट्सएप की स्थापना है। आपके पास में, मैंने जैसे कहा कि जुर्मेश लिखने के लिए मैंने 150 किताबें पढ़ी। मेरी 150 किताबें तो वो एक वाक्य से खत्म कर देगा कि हम सबसे पुराने हैं। मेरी 150 किताबें थोड़ी चलेंगी। मेरा 150 किताबों का अध्ययन, मैंने 350 वृत्त चित्र देखे थे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी इस किताब को लिखने में। मैंने भारत एक खोज की पूरे के पूरे एपिसोड एक हफ्ते में देखे थे इस उपन्यास को लिखने के लिए। तो आप तो मुझे एक लाइन में खारिज करोगे ना, आप तो मुझे एक पंक्ति में खत्म कर दोगे। मैंने 4 साल मेहनत करी, मैंने 400 किताबें पढ़ी, मैंने 250 वृत्तचित्र और सारे सीरियल्स देखे, मैंने तमस देखा, सारा सब कुछ जितना सांप्रदायिकता पर हो सकता था सब कुछ देखा। आप व्हाट्सएप से मिली हुई एक पंक्ति से मुझे खत्म करके बढ़ जाओगे, मेरा क्या होगा? पंकज जी, ज्ञान ही नहीं आता है, सीधे आरोप आता है। सीधे आरोप आता है, सीधा आप सीधा। गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार तो मैं हूँ। मैं अपने परिवार, मेरे मामा पक्ष, मेरे चाचा पक्ष, मेरे ससुराल पक्ष, इन सब के व्हाट्सएप ग्रुप से लात मारकर बाहर कर दिया गया। अच्छी खासी पृष्ठभूमि पे लात मारकर बाहर किया गया। मुझे कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रखता। तो ये सब खतरे हैं, मैं बहिष्कृत हूँ। एक कहानी मैंने लिखी है, ढूंढ चले गए हैं काहू के संगे, अभी बनवाली कथा में छपी। वो ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जिसको ऐसा लगता है कि मैं एक टापू पर अकेला उतर जा रहा हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए बाहर क्योंकि मैं एक व्यक्ति, एक विचारधारा के सही पक्ष को सामने रखता हूँ कि अगर आपके पास व्हाट्सएप से ये गलत ज्ञान आ रहा है तो मेरे पास ये सही ज्ञान है। जब आप कहते हो कि उस स्टेट में जो चुनाव हुए उसमें 40 सीटें तो ऐसी थी जो 200 के कम अंतर में गई, तो मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गया और पूरी की पूरी जानकारी फेंक दी सामने कि देखिए इसमें 20,000 से ऊपर की सारी पराजय है, मुझे बाहर कर दोगे आप एक व्यक्ति की पूजा में लगे हुए हो। आप जिस देश में रहते हो वो व्यक्ति पूजा कभी नहीं रहा। और जब आप व्यक्ति की पूजा करेंगे तब निश्चित रूप से जो भी उस क्योंकि मैं तो उस बात पर विश्वास करूंगा कि मैंने ही बनाया है, तुझे तोड़ भी दूंगा। अगर बुद्ध ने ये समझा वो खुदा मेरे लिए है। तो मैं व्यक्ति पूजा नहीं करता। मैं हिंदू धर्म का हूँ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ। लक्ष्मी जी मेरे घर गई हैं, मेरे बड़े भैया महामंडलेश्वर हैं और अभी हरिद्वार में जगत गुरु की उपाधि मिलने वाली है। मैं उस ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नहीं, मैं फॉलो नहीं करूँगा, ब्लाइंड फॉलो किसी को नहीं करूँगा। आप मुझे बताइए फॉलो करने की बात तो मैं कर लूँगा, लेकिन व्यक्ति पूजा नहीं करूँगा। और व्यक्ति पूजा अगर कोई भी कर रहा है, मैं अपनी बेटियों से भी कहता हूँ कि व्यक्ति पूजा मेरी भी मत करना। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो जरूर करना। ये भी बोलो कि उसी चौके में हमने शहर या खाना बनाता है और वो भैया भी खाते हैं। जुर्मेश पे नाज था, वो बहुत अच्छा उपन्यास है। इस मामले में इसका जो प्लॉट है वो धर्म और धर्म के बहाने राजनीति और समकालीन समय में उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है वो मुझे मैंने नीरज जी ने ही मुझे दिया था और पढ़ा है। अब उपन्यास जो है वो धर्म के दायरे में रह करके चीज़ों के समाधान खोजने की कोशिश करता है। अभी आपने बताया भी कि आपने बहुत सारे धर्म ग्रंथों, धर्म की पैरवी करने वाली किताबों को पढ़ा।
मेरा सवाल ये है कि ये उपन्यास 2018 या 19 में आया था, तब तक हिंदुस्तान में धर्म की वजह से जितने दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, हत्याएं हो सकती हैं, बदले हो सकते हैं, सब आ गया था। और 2019 में इस पर बात करना कि कौन सा धर्म ज़्यादा सही है या धर्म में कौन सी ज़्यादा सही बात है, ये एक निजी सवाल है, चूँकि आपने बहुत सारा अध्ययन किया, इसलिए मैं आपकी खुद की क्या राय है उपन्यास से बाहर उस पर जानना चाहता हूँ। खास तौर से इस पृष्ठभूमि में कि धर्म 3 चीज़ों पर टिका होता है, धर्म गुरु, धर्म ग्रंथ और ईश्वर, ये तीनों मनुष्य के बनाए हैं। तो अगर हम धर्म के दायरे में रह करके चीज़ों को सोचेंगे तो वो हमेशा टकराते रहेंगी, और जो समस्याएं दुनिया देख रही धर्म के कारण सांप्रदायिकता की, वो सब बनी रहेंगी। तो आपके मन में कभी इस तरह का भी विकल्प आया है क्या? क्योंकि हिंदी में इस तरह से सोचने की एक लंबी परंपरा है कि धर्म को छोड़ करके, मतलब धर्म के पीछे जो षड्यंत्र है और धर्म के पीछे जो सत्ता का और लाभ की और पूंजी की जो सारी राजनीति, उससे बाहर निकल करके चीज़ों को देखने की कोशिश की जाए। खास तौर से लेखक एक मॉडल भी देता है। लंबी लड़ाई हो सकती है, हम सब धर्म में इतने झगड़े हुए लोग हैं कि धर्म के बगैर बात करेंगे तो हत्या भी हो सकती है, और हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों की हत्याएं हो गई। क्या बतौर लेखक आपको उससे ऐसा नहीं लगा कि धर्म के दायरे में समस्या का समाधान देखने के बजाय धर्म को ही छोड़ करके समस्या की तरफ देखा जाए और शायद कुछ समाधान निकले? असल में रामेश्वर के चरित्र को आप देखेंगे तो वो तो धर्म को छोड़ चुका है, और वो कई बार कहता है कि धर्म हमें हमारे जीवन में परेशानियां ज़्यादा पैदा करता है। लेकिन समस्या क्या है कि आप अगर हम भारत जैसे देश की बात करेंगे तो 90% आबादी ऐसी है जो धर्म के अलावा सोच नहीं पाएगी। मेरे जैसा व्यक्ति, मतलब मैं एक घर में मेरे भाई और मैं, दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैं हर बिंदु पर उनसे असहमत होता हूँ, हर एक बात पर उनसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी सब कुछ करते हुए भी फिर वो रघुपति राघव राजा राम पर आ जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि धर्म के माध्यम से जल्दी से पहुंचा जा सकता है। धर्म को ख़त्म करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि आपको 90% अशिक्षित आबादी के पास ये बात पहुंचानी है, और पहुंचानी है तो उसका विकल्प देना है आपको कि आप उसके बदले क्या विकल्प दे रहे हैं। जैसे मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूँ कि हर 500 साल बाद सारे धर्मग्रंथों को खत्म करके नए धर्मग्रंथ लिख देने चाहिए, क्योंकि 500 साल में दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि उनमें लिखा हुआ सब बेकार हो जाता है, तो खाली किताबें रह जाती हैं। तब आपको फिर नई किताबें लिख देना चाहिए। अब कोई नया धर्म ग्रंथ सामने आएगा या नहीं आएगा, कोई नई विचारधारा सामने आएगी कि नहीं आएगी, ये बहुत बहुत विवाद का विषय है। हत्या के खतरे तो हमेशा रहते हैं। आप धर्म पर जब भी लिखोगे, जब भी बोलोगे, तो आपको हत्या के खतरे का सामना। इस जुर्मिश पर मैं खंडवा में बोल रहा था तो कई लोग खड़े हो गए थे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गीता तो एक युद्ध शुरू करने के लिए दिया गया व्याख्यान है। तो मैंने कहा गीता शुरू होने से पहले क्या हो रहा है? अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए हैं, वो केवल युद्ध को शुरू कर अपने परिवारजनों को खत्म कर, इसी के लिए व्याख्यान दिया गया है। तो ये बातें जब हम बोलने निकलेंगे तो खतरे हैं उनके, पर मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि, हमारा ज्ञान एक स्तर से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो स्तर अभी नहीं है, वो धर्म के सहारे जिंदा है। आप उनको विकल्प क्या दोगे? उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी में इतने दुख हैं, इतने तकलीफ हैं कि वो किसी मंदिर में जाकर किसी प्रतिमा के सामने खड़े हो जाते हैं तो ज़िंदगी को जीने की थोड़ी सी ऊर्जा लेकर लौट आते हैं और शायद एक आध हफ्ते जी लेते हैं। अगर वो विकल्प नहीं होगा तो वो शायद उसी दिन मर जाएंगे। अब उस विकल्प का कोई परिणाम निकलता है कि नहीं निकलता है, पर वो जिंदगी जीने की ताकत ले रहे हैं वहाँ से। अगर आप उस ताकत को हटाना चाहते हैं तो विकल्प दीजिए। हमारे देश में अभी सब कुछ तो विकल्प से ही हो रहा है कि आपके पास एक व्यक्ति का विकल्प नहीं है तो आपको उस व्यक्ति को मैं उस व्यक्ति का विरोध इसलिए नहीं करता कि उसका विकल्प ही नहीं है। आप विकल्प तो दो पहले। तो आप अगर उन मंदिरों को, धर्मों की किताब को खत्म कर रहे हो तो वो बहुत
जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि उनके बल पर जिंदा हैं, उनकी आस्थाएं हैं, वो केवल जीवित हैं। आप उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, पर वो, मैंने कहा ना कि वो एक किताब में पढ़ लेते हैं, एक चौपाई पढ़ लेते हैं तो उनके अंदर ताकत हो जाती है, एक दिन और जी लेते हैं। हमारे जैसे लोग जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी वैसी परेशानियां नहीं है जो वो जिनके घरों में शाम के चूल्हे नहीं जलते, उनकी ज़िंदगी की परेशानियां हैं। तो उनकी परेशानियां हैं तो उनको आप विकल्प दीजिए, धर्म का विकल्प दीजिए, उनकी आस्थाओं का विकल्प दीजिए, उनकी श्रद्धा का विकल्प दीजिए, उनको जीने के लिए किसी दूसरी ताकत का विकल्प दीजिए। आप एक चीज़ को ख़त्म कर देंगे और उसका कोई विकल्प नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। मैं व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो धार्मिक हूँ ही नहीं। नीरज जी, अभी मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, मंदिरों में घुमा रहे हैं उनको, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो धार्मिकता है वो वैसी नहीं जो मेरी पत्नी के अंदर है। हाँ, नहीं, भगवान पकड़ते नहीं है, मैं मेरा ईश्वर कुछ दूसरे तरीके का है। मेरा ईश्वर सबसे ज़्यादा टीका अगर किसी के ऊपर हुई है तो गीता जी के ऊपर हुई है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं बोले कि ये सिर्फ युद्ध के लिए ही बोला गया है। अब आप मेरे एक वाक्य को पकड़ेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप क्या मत बोलिएगा, क्योंकि ये मैं 20 पीढ़ी से करता हूँ। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। नहीं, ये गुरु के सनातन धर्म से गलत हुआ क्या है आज तक? मैं हुआ है, इससे हुआ क्या गलत? मैंने गलत तो नहीं कहा। आप सनातन से गलत नहीं बोलते। धर्म जो गलत करता है, हाँ, इसका विकल्प चुनने की हमको आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता इसलिए पड़ेगी, आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि रावण को मारते गलत करा है। तो अगर आपकी, कंस को मारते गलत करा है। अच्छा एक बात मेरा जवाब दीजिए, अगर आपकी बहन की कोई चौराहे पर नाक कान काट देगा, वो काट देगा, काट देगा, क्यों काट देगा? तो काट देगा। अब इस क्यों की बहस नहीं, क्योंकि ये व्हाट्सएप मित्रों, हम इस वार्ता को यहीं पे रोकते हैं। ये इसका वाद-विवाद का विषय नहीं है। सिर्फ हम क्या चीज और पे तो नहीं, मैं वही सुना देता हूँ जो मेरी चर्चा है। चुटकुले तो मेरे पास है। एक गजल सुना देता हूँ और प्यार की गजल लिखता हूँ, क्योंकि अब वाली गजल सुना दूंगा जिस पर मेरी फेसबुक बैन होती तो फिर पता नहीं। धीरज जी, आप मेरे ब्लॉग पे ढूंढ के दे दीजिए ये वाली गजल जिस पे बैन लगा। वही जरूरी है। अभी समझाएं क्या तुमको, अभी समझाएं क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो। अभी समझाएं क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो। अभी तो बस दुआएं लो, अभी तुम इश्क में हो। अभी समझाएं क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो। अभी तो बस दुआएं लो, अभी तुम इश्क में हो। और कोई समझा बुझा कर राह पर फिर लेना आए, कोई समझा बुझा कर राह पर फिर लेना आए, किसी के पास मत बैठो। और भले अपने ही घर जाना है पर भूलोगे रास्ता, भले अपने ही घर जाना है पर भूलोगे रास्ता, किसी को साथ में रखो। और वो परसों भी नहीं आया, नहीं आया वो कल भी, वो परसों भी नहीं आया, नहीं आया वो कल भी। गिनो मत रास्ता देखो, अभी तुम इश्क में। और एक ऐसी एक शेर में थोड़ा सा वैधानिक चेतावनी है। तुम्हारे हाथ में जलती रहे सिगरेट मुसलसल, तुम्हारे हाथ में जलती रहे सिगरेट मुसलसल, कलेजे को जरा फूको, अभी तुम इश्क में हो। अभी समझाएं क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो। अभी तो बस दुआएं दो,
अभी तुम विश्व में हो। मेरे से मिली वो गजल आप जी हाँ पूछिए ना। आजकल की पीढ़ी कम समय में सकारात्मक परिणाम चाहती है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट हर बात का, तो हमेशा वो तो संभव नहीं है। तो उनको किस तरह से हम बदलें, किस तरह से हम उनको देखिए कम समय में परिणाम क्योंकि कम समय में तो मैगी बनती है 2 मिनट में। हम लोग दाल बाटी वाले हैं जो कि सुबह से काटना शुरू करते थे कि अब ये कट रहा है वो कट रहा है और रात तक दाल बाफले बनते थे। कम समय में परिणाम मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई शॉर्टकट है ऐसा। जो चीज़ जैसे मिलनी है वो चीज़ वैसे ही मिलेगी, उसका तरीका वही है, आप उस तरीके को नहीं बदल सकते। तो आप भले ही झटपट पीढ़ी में आ गए हैं कि आपको 2 मिनट में मैगी बन जाता है, 5 मिनट में पास्ता बन जाता है, लेकिन सफलता का तरीका अभी भी वही है। तो थोड़ा सा चश्मा बदलना पड़ेगा, वो चश्मा हमारा वाला पहनना पड़ेगा जिसमें समय वैसा ही दिखता है जैसा समय है। जी बंद हो गया। एक गजल है जिसके लिए मेरा फेसबुक बैन कर दिया गया था। मैं ना व्यक्ति का विरोध करता हूँ, मैं ना व्यक्ति की पूजा करता हूँ, ना व्यक्ति का विरोध करता हूँ। ये गजल कुछ वैसी ही है। मैं भी खतरे में हूँ साथी जब तक तू खतरे में है, मैं भी खतरे में हूँ साथी जब तक तू खतरे में है, जुम्मन कैसे चैन से सोए गर अलगू खतरे में है। मैं भी खतरे में हूँ साथी जब तक तू खतरे में है, सब अपना सुख दुख बांटे यह उनको है मंजूर नहीं, सब अपना सुख दुख बांटे यह उनको है मंजूर नहीं, पीर पराई में बहता जो वह आंसू खतरे में है, पीर पराई में जो बहता जो वह आंसू खतरे में है, और धीरे धीरे बढ़ता ही आता है नफरत का पानी, धीरे धीरे बढ़ता ही आता है नफरत का पानी, हम जिस पर हैं प्रेम का वो सुंदर टापू खतरे में है। और जिस शेर के लिए बैन हुआ, गोदी वालों नया शगुफा जल्दी से कोई छोड़ो, गोदी वालों नया शगुफा जल्दी से कोई छोड़ो, दाढ़ी वाले बाबा का काला जादू खतरे में है, गोदी वालों नया शगुफा जल्दी से कोई छोड़ो, दाढ़ी वाले बाबा का काला जादू खतरे में है। हाँ और ये शेर लेकिन उस आमीन के विरोध में है अगला कि कुछ भी नहीं किया हो लेकिन आएगा तो फिर वही, कुछ भी नहीं किया हो लेकिन आएगा तो फिर वही, उसको बस इतना तो कहना है हिंदू खतरे में है, कुछ भी नहीं किया हो लेकिन आएगा तो फिर वही, उसको बस इतना तो कहना है हिंदू खतरे में है। और नहीं बस हो गया। हम सब आदम की संतानें यह सुबीर तुम याद रखो, हम सब आदम की संतानें यह सुबीर तुम याद रखो, कोई है खतरे में तो अपना ही लहू खतरे में। वसुंधरा मंच पर आप सब पधारे, आपका पंकज जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम में आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम और नए साहित्यकार आपस में बातचीत करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पंकज जी के नाटक चौथमल मास साहब का मंचन 2 बार हो चुका है, तीसरा मंचन शीघ्र ही होने वाला है। तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो चौथमल मास साहब को जिंदा किए हुए हैं,
चौथमल का निर्देशक भाग्य, चौथमल का रोल निभा रहे हैं हमारे पुराने रंगकर्मी श्री ईश्वर दत्त माथुर। उनके साथ सहयोग कर रही हैं सरस्वती जी, देवयानी जी, रेणु जी, चौथमल साहब में, और हैं हमारे उर्मिंदर सिंह रोमी जी जो कि म्यूजिक दे रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं, और श्री आत्माराम जी सिंगल, मनोज वाट आडवाणी, और हम लोग सब लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं श्री राजेंद्र शर्मा राजू। मैं भी हूँ, और आखिर में चेतना। ये आप आइए, मेरे भाई आप आइए, शक्ल तो आपने ही बिगाड़ी। नीरज जी ने इसका अडॉप्टेशन किया और जिन्होंने स्कूल के बारे में स्कूल का निरीक्षण किया। बाद में सब फोटो भी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो कि एक बहुत ही सार्थक चर्चा वसुंधरा मंच पर हुई। अब तक हम केवल फिल्में दिखाते थे यहाँ पर, लेकिन बहुत ही मुझे शानदार चर्चा लगी, परिचर्चा लगी। और पंकज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वसुंधरा मंच पर पधारे और ये साहित्य का पूरा माहौल आपने बना दिया। रेणु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्रोताओं और दर्शकों के मन में जो सवाल चल रहे थे उन्हें भी बहुत अच्छे से पूछा। मैं चाहूँगी कि आप लोग यूं ही पधारते रहें और ऐसी सार्थक चर्चाएं हम सुनते रहें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जन वसुंधरा साहित्य मंच की ओर से। और साथ ही मैं आप सभी के सामने एक कहूँ कि बहुत लंबे अरसे से जब जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो सुखद घड़ी हमारे सामने आ चुकी है, तो उसका भी आज यहाँ पर विमोचन कर देते हैं, आपके सामने उसे भी साझा कर देते हैं। पिछले 4 माह से जिस चीज़ के लिए हम प्रयासरत थे आज वो संपन्न हो गया है, यानी कि जन वसुंधरा साहित्य फाउंडेशन की ई-पत्रिका बनकर तैयार हो गई है। वसुंधरा समाचार जिसे हमने नाम दिया है, मैं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इसे बताना चाहूँगी। इसमें पहले पेज पर हमने जिस तरह से वसुंधरा समाचार में साहित्य, रंगमंच, सिनेमा, तमाम तरीके से जो सराबोर है हमारा मंच, उसके बारे में हमने बताया है। दूसरे पेज पर हमने ये बताया है कि जो फिल्में हम यहाँ दिखाते हैं और मनुष्य और मानवता को जो झकझोर देती हैं उसके बारे में हमने एक समीक्षा रखी है। और एक हम कुछ वसुंधरा के यहाँ से चुनाव करते हैं किताबों का। वो किताब हमने रखी है एनी एर्नो की, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई है। और लास्ट के पेज पर हमने रखा है डिजिटल खिड़की, जिसमें तमाम हमारे वसुंधरा के कलेक्शन, लेटेस्ट बुक्स, और आप तमाम खिड़कियों पर जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। इस तरह से ये वसुंधरा मंच पर जितनी गतिविधियाँ होती हैं उसे भी हमने इसमें शामिल किया है। मैं यहाँ पर इसका विमोचन करने जा रही हूँ और मैं एक और खुशी आपके साथ में साझा करती हूँ कि यहाँ जितेंद्र भाटिया जी उपस्थित नहीं हैं, वो बेंगलोर में हैं अभी, लेकिन मैं वसुंधरा के मन से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पत्रिका के संपादन योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, क्योंकि मैं पंकज जी का एक जवाब देते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 21 वर्ष की उम्र में हूँ और जब भी प्रेम मेरे जीवन में आएगा तो मैं बाहें खोलकर उसका स्वागत करूँगी। तो 21 वर्ष की उम्र में एक ये जो थोड़ा सा छोटा सा मैंने जो भी संयोजन किया, लेकिन योग्य मुझे समझा, मैं उसको बहुत बड़ा मेरे लिए ये अवसर था, तो मैं इसके सामने रखी हूँ। हमने इसे नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया है, ज़रूर आप इसे देखिएगा। हम डिजिटल रूप में व्हाट्सएप पर भी आप तक इसे पहुँचा देंगे, और अगर फिर भी इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश होगी, ज़रूर होगी। आप सभी के जितने भी सुझाव होंगे वो सभी आमंत्रित हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं नीरज जी को और पंकज सुबेर की और रेणु जी सभी से मैं चाहूँगी कि एक बार मंच पे आ जाए। आइए सर, आप भी आइए। एक ही नाम है, रायबाजी तो एक ही। दोनों का नाम जेल के चुनाव सिंह है। आज हम एक ऑफर स्पेशल आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं कि जन वसुंधरा साहित्य फाउंडेशन वसुंधरा मंच सदस्यों के लिए 10% नहीं बल्कि 15% उसके ऊपर ऑफर देगा, लेकिन अप्रैल माह तक आपको खरीदना है। यहाँ से आप पत्रिकाएं भी खरीद सकते हैं, पुस्तकें भी खरीद सकते हैं और उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर पधारने के लिए और बहुत आभार।